चलो भाई, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री या तुम्हारी मर्जी, कुछ कुछ किसी को अगर मन हो कि मैं इसको स्टोइकियोमेट्री पढूं तो तुम स्टोइकियोमेट्री पढ़ो। किसी का मन है स्टोइशियोमेट्री पढ़ने का, स्टोइशियोमेट्री पढ़ो। नाम से कुछ नहीं है, काम क्या है वो देखने की जरूरत है अपने को। ठीक है भाई, तो आज का जो वीडियो है वो स्टोइकियोमेट्री पे है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, राइट? तो ये एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो में जितना होगा उतना करेंगे, फिर बाकी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, अपना सेपरेट जगह पे बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेके बैठो ईमानदारी के साथ। मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मैथ्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल्स। तो ज्यादातर प्रैक्टिस ही करना है, क्वेश्चन ही करना है जम के एकदम। ठीक है, इसलिए पेन और पेपर लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तुम भी अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद मैथ्स करोगे। सब कुछ ठीक रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक रहेगा तो आंसर देख लेना है, सोल्यूशन देख लेना है, मतलब एक्चुअली आगे वीडियो बढ़ा के देख सकते हो तुम चीजों को। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। ऐसे मान लो कोई एक रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मल, ये जो सामने तुम देख रहे हो इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए, बी का कोफिशिएंट है स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट है स्मॉल सी और डी का कोफिशिएंट है स्मॉल डी। सो दीज आर द कोफिशिएंट्स। अब इसको मैं पढ़ूंगा क्या? अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या? इसको मैं पढ़ूंगा ए मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विथ बी मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ठीक, मोल्स के टर्म से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ए ग्राम ऑफ ए रिएक्ट्स विथ बी ग्राम ऑफ बी, ये गलत हो जाएगा। मोल्स के टर्म्स में इसको अपन क्या पढ़ेंगे? मोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? when A moles of A reacts with B moles of B to produce C moles of capital C and D moles of D। ये ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूं, H2 प्लस O2 से बना पानी H2O। इसको बैलेंस करोगे, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, बैलेंस हो गया भाई। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। दैट्स इट। वी कैन नॉट से कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ वाटर, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट में, स्टोइकियोमेट्री में मोल से चीजों को रिलेट करना रहता है। अब एक बात समझो, अगर गैसेज हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में, राइट, सारे गैस हैं या जो जो गैस हैं उसके लिए तुम मोल्स के जगह पे वॉल्यूम यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर मान लो ऐसा है H2 गैस, ये N2 गैस से रिएक्ट किया और बनाया 2NH3 गैस। ठीक, बैलेंस करेंगे बेटा, यहां 6 यहां 3, बैलेंस हो गया। तो मैं एक तो तरीका है इसको ये पढ़ सकता हूं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट? अब चूंकि इसमें सब गैस है तो मैं मोल्स के जगह पे वॉल्यूम यूज कर सकता हूं। मोल्स के जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं? वॉल्यूम यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब ये वॉल्यूम की जगह पे तुम्हारा मन, तुम ml यूज करो, तुम लीटर यूज करो। तुम बोल सकते हो 3 ml हाइड्रोजन 1 ml नाइट्रोजन से रिएक्ट किया तो 2 ml अमोनिया का बना। तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 3 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर नाइट्रोजन से रिएक्ट किया तो 2 लीटर अमोनिया का बना। अगर इसका लीटर लिया तो सबका लीटर लेंगे, ml लिया तो सबका ml लेंगे, समझ रहे हो?
बट ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। बात समझ आई? ये एक बेसिक चीज है स्टोइचियोमेट्री का। अब ये जो तुम्हारा एक इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, इससे हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसका तुम यूज करोगे। या तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे, या मोल कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीका होता है यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना। एक एक नियम, भाई 5 मोल से इतना मोल बना तो 1 से कितना बनेगा, यही सब करना रहता है। बट अगर मान लो फिर भी तुमको वो समझने में पेचीदा लगे तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है तो तुम इसमें लिख सकते हो मोल्स ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी अपॉन डी। ये कांस्टेंट रहता है। मतलब इसमें से किसी एक का अगर मोल तुमको पता है तो बाकी का कितना मोल रिएक्ट करेगा या बाकी का कितना मोल बनेगा ये तुम बता सकते हो। समझ रहे हो बात? अगर मान लो मेरे को ए का मोल पता है, इसमें मेरे को पता है ए का मोल कितना है, तो तुम बता सकते हो कि बी कितना लगेगा, कितना खर्च होगा, कितना यूज होगा, सी कितना बनेगा ये भी बता सकते हो, डी कितना बनेगा ये भी बता सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो ये अगर फॉर्मूला तुमको पता है तो इससे तुम एक का अगर किसी का मोल्स पता है तो बाकी का मोल्स कितना लगेगा या कितना बनेगा, दैट यू कैन कमेंट वेरी इजीली। राइट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ये तो बेसिक थ्योरी की बात हो गई। अब हम लोग सवाल करेंगे और सवाल से ही सीखोगे। इस अध्याय में मोस्टली चीजों को सवाल से ही सीखना है। इस चैप्टर में मोस्टली चीजों को सवाल से ही सीखना है। तो देखते हैं, छोटा छोटा सवाल देखते हैं। पहले बोल रहा है फॉर द रिएक्शन 2p प्लस क्यू से R बन रहा है। 8 मोल अगर P का मैंने लिया, 8 मोल ऑफ P एंड एक्सेस ऑफ Q, Q एक्सेस में ले लिया, Q की कोई कमी नहीं है, ठीक है, Q भर के ले लिया एकदम, तो Q की कोई कमी नहीं है, विल प्रोड्यूस, तो कितना R बनेगा ये पूछा है अपने से। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ बेटा, ये जो तुम्हारा सामने इक्वेशन है इसको तुम क्या पढ़ोगे? 2 मोल्स ऑफ P, पढ़ो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, 2 moles of P reacts with 1 mole of Q to produce 1 mole of R। अब समझ 8 मोल P का है तो 2 मोल P से कितना मोल Q का रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल। 2 से कितना? 1, आधा कर रहा है कि नहीं? 2 का आधा 1। 2 के लिए कितना चाहिए Q का? 1। तो भाई 8 के लिए कितना चाहिए होगा? 4। समझ रहा बात कि नहीं? तो Q का यूज कितना होगा? 4 मोल। वैसे Q के बारे में कुछ पूछा नहीं, बोला Q एक्सेस है, मतलब Q खर्च नहीं हो, मतलब Q खत्म नहीं हो रहा है रिएक्शन, जब तक P पूरा खत्म नहीं होगा तब तक Q है हमारे पास, ये मुद्दे की बात है। समझ रहे हो? तो Q एक्सेस में है, Q की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर पूछा जाए कि Q कितना रिएक्ट होगा तो Q 4 मोल रिएक्ट होगा, क्योंकि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। पढ़ पा रहे हो ना ठीक से? 2 मोल P के लिए 1 मोल Q का चाहिए, तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 2। 6 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 3। और 8 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 4। तो Q का 4। अब पढ़ो इसको, 2 मोल P से 1 मोल R का बन रहा है। कम ऑन, 2 मोल P से 1 मोल R का बन रहा है, तो 8 मोल से कितना बनेगा? 4 बनेगा, तो आंसर 4 आएगा। अब जो तुम्हारा फॉर्मूला, ये तो बेसिक बात हो गई, ऐसे ही करना होता है क्वेश्चंस को, पर जो हमारा फॉर्मूला है उससे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ P बाई 2, कोएफिशिएंट उसका, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Q बाई 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ R बाई 1। अब मुझे ये तो पूछा नहीं है, मुझे ये पूछा है, तो मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ P कितना दे रखा है? 8। 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ R बाई 1 है, उसको ऐसे ही रहने दो, तो मोल्स ऑफ R आ गया। तो आंसर क्या आएगा? 4 मोल ऑफ R। सिंपल। तुम इसको यूनिटरी मेथड से करो, तुम्हारी मर्जी है, तो नहीं फॉर्मूला लगा लो, तुमको जैसे पसंद आए वैसे करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2, पढ़ना है क्वेश्चन को। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट STP? याद है 1 मोल STP पे वॉल्यूम कितना होता था? 22.4 लीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट STP विल बी फॉर्म्ड when 0.01 mole of H2SO4, 0.01 mole of H2SO4 reacts with excess, ये भी इसमें क्या ले लिया? excess, मतलब इसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इससे सीधा आगे देखेंगे। भाई अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं? 2 हाइड्रोजन,
एक सल्फर, बिल्कुल हाँ लग रहा है बैलेंस ही लग रहा है, सोडियम सल्फेट है तो सही है, बैलेंस है। तो भाई सीधा सा बात है, क्या पढ़ूंगा मैं, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है क्या, बोल, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जितना इसका मोल लोगे उतना ही बनेगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो अगर मैं इसका 2 मोल लेता, इसका 2 मोल बनता, इसका मैं आधा मोल लेता, इसका आधा बनता, इसका मैं 0.1 लेता, इसका 0.1 बनता, इसका मैंने 0.01 लिया है तो इसका 0.01 ही बनेगा। यस और नो? यस। तो मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड कितना आ रहा है बच्चों, 0.01, इतना मोल आया। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP कितना आएगा, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो 0.01 का क्या होगा, 0.01 इंटू 22.4 यानी 0.224 लीटर, यानी कि 224 मिलीलीटर, ये आंसर आ गया, 224 मिलीलीटर, सिंपल, राइट। बस यही करना है अपने को हर बार, ठीक है। दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम में दो रिएक्शन है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले गर्म किया, हीट किया, इसको डिकम्पोज करोगे, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट से, तो बना सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी डिकम्पोज, इसका कितना मास तोड़ा जाए, डिकम्पोज किया जाए, टू प्रोड्यूस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ CO2, टू प्रोड्यूस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ CO2 टू कन्वर्ट इतना केजी, इसका मास कितना दे रखा है 21.2 केजी दे रखा है, इतना केजी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। बोला इसका कितना मास ले कि यहां से इतना CO2 प्रोड्यूस हो जाए जो इतने को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दे, बस यही है। अब कंफ्यूज नहीं होना, फिर से समझाता हूं, क्या बोला, इसका कितना मास लें ताकि उससे इतना पर्याप्त CO2 मिल जाए जो CO2 इसको कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए काफी हो, बस ऐसे समझो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा चलोगे काम आसान होगा जीवन का। तुमको जो दे रखा है उससे यूज करोगे ना, दे क्या रखा है 21.2 केजी दे रखा है भाई, ठीक। पहला काम है इसको मोल में कन्वर्ट करने का, तो भाई साहब इसका मोलार मास कितना है, इसका मोलर मास कितना है 23 होता है एटॉमिक में, एटॉमिक मास सोडियम का, तो 23 इंटू 2 46 प्लस 48 प्लस 12 60, ये आ गया 106। तो इसका मोल्स कितना आ गया 21200, क्योंकि केजी है तो ग्राम में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय 106, इसको कैंसिल करो 106 से, तो 2 टाइम्स कटेगा, 200 मोल्स आ गया। इसका मोल कितना आ गया बेटा 200 मोल्स आ गया, कितना आ गया 200 मोल्स आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बता, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए CO2 का, CO2 का कितना मोल चाहिए, एक मोल चाहिए। अगर CO2 का एक मोल चाहिए तो मोल्स ऑफ CO2 कितना चाहिए, एक के लिए एक चाहिए, इसके एक के लिए इसका एक चाहिए, तो 200 के लिए कितना चाहिए होगा 200, तो मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड कितना है 200, CO2 का मोल कितना चाहिए होगा 200 चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे CO2 कितना चाहिए 200, क्या जितना CO2 यहां से बना वही यूज हुआ है ना, यहाँ पे वही तो बोल रहा है इसमें कि सफिशिएंट CO2, वो सफिशिएंट कितना है 200, मतलब ये 200 मोल चाहिए, कितना चाहिए 200 मोल चाहिए, मोल्स 200 मोल्स चाहिए। इसके एक मोल से इसका एक मोल बना है, तो अगर ये 200 मोल बना है तो उसका मोल होगा कितना, इसका भी 200 होगा। बतवा समझे, देखो फिर से समझो, यहां से इसका 200 मोल आया, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए, तो भाई 200 मोल के लिए कितना चाहिए 200, तो ये बना कितना, मतलब इसका यूज कितना हुआ 200। अब यही 200 तो पहले बना था वही तो यूज हुआ है, तो इसका मोल कितना हो गया 200। अब फिर इसको उल्टा देखो, इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल चाहिए, या एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो अगर ये 200 मोल बना है तो इसका मोल कितना रहा होगा 200 ही रहा होगा, तो 200 मोल का मास कितना होगा
मास ऑफ 200 मोल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा? 200 इंटू CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 100। तो ये 20 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया, मतलब ये कितना आ गया? 20 kg। 20 किलो आ गया आंसर। समझा भाई? कितना किलो आंसर आ गया? 20 किलो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है भाई, ऐसे ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस, मैं एक बात बताता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा परेशान मत होना कि कर लोगे और फिर लगेगा कि आता ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा सवाल, एक कर लिया दूसरे किसी में फंस जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है, तो इसमें घबराना नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का चीज है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जीवन आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, यही है ब्लू विट्रियोल, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो बोल रहा है इफ अ सैंपल ऑफ CuSO4.5H2O कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन molecule, 3 moles of oxygen molecules, then the mole of hydrogen atoms present in the sample, the mole of हाइड्रोजन एटम बोला है, हाइड्रोजन एटम। तो एक बात बता, यहां लिख पहले कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। सिंपल, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे, सीखो यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं। क्या बोला इसने, पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसका 1 मोल सैंपल अगर रहेगा, 1 मोल, बस ये एज इट इज ऐसा ही है, 1 मोल है, उसमें कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है, 1 मोल सैंपल के लिए ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन इधर है, 5 इधर है, 9 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है? 9/2, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे कि 9/2 O2 में, O2 ही मॉलिक्यूल होता है, 9/2 O2 में ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एटम कितना है? 5 इंटू 2 10, 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। क्या बोलेंगे ये बात? 9/2 O2 मॉलिक्यूल के लिए, ऑक्सीजन के लिए O2 क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बोला है इसमें, क्या बोला है? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के लिए क्या बोला है? एटम। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन यहां है और 5 यहां है, तो 9 ऑक्सीजन है, बट O2 के लिए कितना होगा? 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 O2 अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 10। तो एक के लिए कितना होगा? 10/9/2 यानी कि 20/9। तो हमसे पूछा कितना है, अगर 3 मोल ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3 के लिए कितना होगा? 20/9 इंटू 3, 20/3। अगर तुमको ये यूनिटरी मेथड यूज करने आता है तब तो तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो बहुत फंसोगे इस क्वेश्चन में। तो ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए, यूज करना है ना। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, अब कौन से क्लास में मुझे याद नहीं है, 7, 8, 9, 10 किसी में तो पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड समझा बात, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। देखो तो इसमें क्या होगा ना, किसी एक एटम का परसेंटेज दे देगा तुमसे, बोलेगा इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो मैं एक तरीका, सिंपल तरीका है इसका, बोल रहा है अ कंपाउंड पजेस 8% सल्फर बाय मास, 8% सल्फर है, बोला इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखो अगर सल्फर उसके अंदर है, चाहे वो 1% हो, 2% हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सल्फर प्रेजेंट है और उसका मास मुझे मिनिमम रखना है, तो मैं कितना सल्फर रखूंगा उसमें? 1 सल्फर रखूंगा, एक ही सल्फर रखूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा अगर मैं सल्फर रखता हूं तो मास तो बढ़ता जाएगा, तो मास मिनिमम तो नहीं होगा। तो अगर मुझे मास मिनिमम रखना है और सल्फर का परसेंटेज कुछ है, तो सल्फर 1 रखना होगा, क्योंकि आधा और पौना सल्फर तो नहीं रखोगे। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मॉलिक्यूल के अंदर या तो 1 होगा, 2 होगा, इंटीजर ही होगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मुझे मास मिनिमम चाहिए तो मैं सल्फर कितना रखूंगा? 1 रखूंगा। जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आए तो तुम जो भी चीज रहे, बोला इसका इतना परसेंटेज है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो तुम उसका संख्या कितना ले लोगे?
1। अब बेटा देख, कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक ही सल्फर है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा, उस सल्फर का परसेंटेज कितना होगा। मान लो मॉलिक्यूलर मास, मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास m है, ठीक। तो इसमें सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालोगे, इफ ओनली वन सल्फर इज प्रेजेंट, अगर एक ही सल्फर प्रेजेंट है, अगर एक ही सल्फर प्रेजेंट है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आएगा, सल्फर का मास है 32, सल्फर का मास कितना है 32, एक ही सल्फर है इंटू 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ये सल्फर का परसेंटेज आया, आया। अब ये कितना दे रखा है 8%, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 8। तो यहां से m कितना आ गया, m आ गया 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, 400, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास, जो कि कौन सा मॉलिक्यूलर मास आया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आया। कौन सा मॉलिक्यूलर मास आया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यही एक तरीका है, इसलिए मैंने इसको बता ही दिया, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और अगर तुम ये चीज नहीं पढ़े रहोगे तो फिर वहां पे तुम सर पीटोगे, और है एकदम बेसिक सा चीज, सिंपल सा चीज है, बस आना चाहिए तुमको, पता होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग गैसियस स्टेट करके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, जे एडवांस के सिलेबस में है, ठीक है, नीट के भी सिलेबस में नहीं है। बट ये आइडियल गैस इक्वेशन तुमको बस पता रहना चाहिए। जो जे एडवांस वाले बच्चे हैं, जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि चैप्टर नंबर 5 कभी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट। इसी से अपना चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो सब सब कुछ पढ़ेंगे उसके अंदर। तो अभी तुमको बस मैं आइडियल गैस इक्वेशन का आइडिया दे देता हूँ, इसमें मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, राइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बस तुमको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है। तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये तुम लोग पहले भी सुने ही होंगे कहीं ना कहीं। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना होता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना होता है, याद रखना। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 ऐड कर देना उसमें। प्रेशर का मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जो यूनिट देखोगे केमिस्ट्री में वो एटीएम में दिया रहेगा। एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में क्या रिलेशन है, 1 एटीएम इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, लगभग इसको तुम 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम यूजुअली हम लोग लीटर में यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू है, 3 वैल्यू है, लेकिन मोस्टली जो केमिस्ट्री में यूज होगा वो जब प्रेशर को तुम एटीएम में लोगे और वॉल्यूम को लीटर में लोगे, तो इसका वैल्यू जो यूज होगा वो होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। जीवन को आसान बनाना है तो इसका वैल्यू तुम 1/12 ले लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में, उस केस में तुम आर का वैल्यू यूज करोगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसमें भी अगर तुमको जीवन आसान बनाना है तो इसको तुम 25/3 यूज कर लेना। और कैलोरी में इसका वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। बेसिकली 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है, तो जब इसको हम 4.18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, तो हम इसको कैलोरी में 2 ही यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जो तुम्हारा जूल और कैलोरी वाला ये मोस्टली फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में तुमको लीटर एटीएम वाला ही यूज होगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर जो दे रखा होगा वो एटीएम में दे रखा होगा, वॉल्यूम हम लीटर में यूज करते हैं, तो लीटर एटीएम में 0.0821 या फिर 1/12 अपने को यूज करने की जरूरत है। अब समझो एक चीज मैं और यहाँ पे तुम लोग के समक्ष रखना चाहूंगा कि भाई एक बात बता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मोल्स को मैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूं या मोलर मास लिख सकता हूं।
इंटू आर टी। अब इस v को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो p इज इक्वल्स टू आ गया, मास को मैं ऐसा ना m या w लिख दे, स्मॉल m लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई v, और आर टी बाय मोलर मास को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, राइट। p v को नीचे ले गया, मास को मैंने m लिखा, मास बाय वॉल्यूम इनटू आर टी बाय m, वेयर m इज मोलर मास, राइट। ओके, अब तो तुमको दिख रहा होगा मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो p इज इक्वल्स टू आ गया डी आर टी बाय एम, p इज इक्वल्स टू डी आर टी बाय एम, या अपन बोल सकते हैं पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। ये एक नया फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना। अगर मान लो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मतलब डेंसिटी को मैं मोलर मास से रिप्लेस कर सकता हूं, है कि नहीं। तो एट कांस्टेंट P and T मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। इसका यूज होगा आगे चल के जीवन में, इसलिए मैं ये चीज यहाँ पे बता दिया हूं। आइडियल गैस इक्वेशन प्यारे बच्चों क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT है, ठीक है। ओके, चलिए अब आ जाओ वेपर डेंसिटी पे। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी गैस का डेंसिटी हाइड्रोजन के गैस के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब समझो, मैं अभी तुमको क्या बताया, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी को मैं मोलर मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, डेंसिटी एंड मोलर मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेपर डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ गैस, कोई भी गैस, बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और मोलर मास ऑफ गैस को मैं m ही रहने देता हूँ, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो मैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, m/2, सिंपल, राइट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा और उसके अंदर तुमको ये नहीं दे रखा है कि बस ये दे रखा है वेपर डेंसिटी इतना है, तो ऑटोमेटिकली वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है और उसमें वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला तुम मोलर मास बाय 2 यूज करोगे। बट कभी तुमको ये दे दे कि वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, ऐसा दे दे, फिर उसमें क्या करोगे, मोलर मास बाय, अब तुम हाइड्रोजन का मोलर मास नहीं यूज करोगे, अब तुम क्या यूज करोगे, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 28, क्योंकि N2 है। ऐसे अगर मैं बोलूं वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन CH4, क्या आ जाएगा m/16। क्यों m/16, क्योंकि मीथेन का मोलर मास कितना है 16 है। ओके, इसी बात पे बता दो, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना आएगा, कितना आएगा m/32, वेरी गुड, m/32, सही है। बट अगर प्रश्न के अंदर ये नहीं दे रखा है कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो तुम ऑटोमेटिकली उसको क्या लेके चलोगे, हाइड्रोजन, और वो मोलर मास बाय 2 हो जाएगा। छापो, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। ओके, चलते हैं आगे। चलो, अब जो वेपर डेंसिटी हमने देखा है, इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ इट्स डेंसिटी इज 0.178 ग्राम पर लीटर। अच्छा एक बात सुनो, मेरे को एक बात बताना है तुमको, इसके अंदर जो डेंसिटी आएगा, डेंसिटी ये किस चीज में आएगा, ये ग्राम पर लीटर में ही आएगा। क्यों, देखो P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT था, इसमें जो मास आता है गिवन मास बाय मोलर मास जो करते हो, मोलर मास ग्राम में ही आता है। मोलर मास किस चीज में आता है, ग्राम में। तो मोल्स में जो मास यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, ग्राम में। तो ये जो मास होगा वो किस में होगा, ग्राम में। और वॉल्यूम जो होगा वो किस में यूज करते हैं, लीटर में। तो यहाँ जो डेंसिटी आएगा ना भाई, इस डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर, याद रखना। इस डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको, तो तुमको डेंसिटी ग्राम पर लीटर में ही दे रखा है, तो बोला वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ इट्स डेंसिटी इज 0.178 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी इज। तो भाई साहब
एक बात बताइए, वेपर डेंसिटी का भी फॉर्मूला बताया, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो। डेंसिटी ऑफ गैस कितना दे रखा है 0.178 अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अभी फॉर्मूला देखा है P इज इक्वल्स टू डी आर टी बाई एम या PM इज इक्वल्स टू डी आर टी, तो D इज इक्वल्स टू क्या आएगा PM इज इक्वल्स टू डी आर टी, तो D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा PM बाई आर टी, D इज इक्वल्स टू PM बाई आर टी। इसी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा प्रेशर PM बाई आर टी, एनटीपी पे प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो प्रेशर तुम्हारा इसको मैं लिख दूंगा PM बाय आर टी किसका H2 का, तो 0.178 इंटू आर टी डिवाइडेड बाय PM। अब सब वैल्यू डाल दो, 0.178 इंटू आर का वैल्यू मैंने क्या बोला लीटर एटीएम में क्या रखना है 0.0821, टी का वैल्यू कितना एनटीपी, एनटीपी 273 के, एसटीपी एनटीपी को तुम सेम मान के चलोगे, एसटीपी एनटीपी तुम्हारे लिए सेम ही चीज है राइट। तुम 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही लेके चलना है, 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर एनटीपी पे 1 एटीएम और मोलर मास हाइड्रोजन का 2, इसको सॉल्व करो ये 2 आ जाएगा, ये बेसिकली आएगा 1.99875 ऐसा कुछ आएगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया 2 आएगा, सॉल्व करना 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना डिवाइड कर लेना 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, बस सिंपल यही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है अ गैस इज फाउंड टू हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO होल x, एक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है CO होल x, ठीक है चलेगा। इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2 ही यूज करना है, तो वेपर डेंसिटी 70 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा बेटा एक बात बता, अगर वेपर डेंसिटी 70 है तो मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो 2 इंटू 70 यानी कि 140 आ गया, मोलर मास कितना आ गया 140, और इस फॉर्मूला से मोलर मास कितना आएगा मोलर मास फ्रॉम फॉर्मूला कितना आएगा भाई, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 इंटू एक्स, तो ये आ गया 28x, क्या आ गया 28x। अब इन दोनों मोलर मास को इक्वेट कर दो, तो 28x कितना आना चाहिए 140, तो x आ गया 140 बाई 28, 5 टाइम्स कट गया तो ये कितना आ गया 5, आंसर क्या आ जाएगा 5, सिंपल राइट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट वेरी गुड। एक और डायलॉग, गालों पे बनता है डिंपल एंड दिस इज वेरी सिंपल, एक और बात, अखिलेश की बीवी का नाम डिंपल एंड दिस इज वेरी सिंपल। चलो काम पे आते हैं, बकवास मैं तो यार बहुत कंट्रोल करता हूँ, नहीं तो मैं बकवास करने में तो मतलब अलग एक्सट्रीम लेवल का बकवास करने वाला, मतलब समझ रहे हो ना, बट मैं कंट्रोल करता हूँ कि चलो ऑनलाइन में ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके सर, अब आते हैं कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन का कंबसन, हाइड्रोकार्बन को जलाओ, ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब जनरल इक्वेशन है, फॉर्मूला नहीं जनरल इक्वेशन है ये, कि अगर मान लो कोई हाइड्रोकार्बन अननोन हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो तुम उसको अगर ये तुम याद रखोगे तो तुम किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबसन वाले रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 से XCO2 प्लस Y/2 H2O। मैं तुमको बताता हूँ कैसे, मान लो मैं मीथेन ले लिया, तो देखो इसको बैलेंस करना वैसे बहुत आसान है, CO2 प्लस H2O ही बनेगा, ठीक है, CO2 प्लस H2O ही बनेगा। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ एक ही रहने दो, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दो, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब कितना ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में पहले गिनो, 2 इधर है 2 इधर है, 4 है तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो बैलेंस करना इसको आसान है, मतलब ये सब नहीं भी याद रखोगे तो बैलेंस आसानी से कर लोगे, पर अगर मान लो तुमको ये याद रहता तो तुम क्या करते, x का वैल्यू 1 होता, y का वैल्यू 4 होता,
CXHY है तो x का वैल्यू 1 होता, कंपेयर करो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो x का वैल्यू 1 लेते, y का वैल्यू 4 लेते, तो यहां आता 1 प्लस 4/4 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। यहाँ पे x CO2 x 1 ही था तो 1 ही रह जाता, और यहाँ पे y/2 है तो 4/2 कितना आएगा 2। ऐसे भी बैलेंस कर लो। तो अगर मान लो ये तुमको याद रहेगा तो तुम कुछ कहीं कहीं पे मदद आता है, बताता हूँ आज जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मदद आएगा इसका, ठीक है भाई। तो ये हो गया कि कोई भी रैंडम अगर तुमको हाइड्रोकार्बन दिया उसको बैलेंस, तुमको कंबसन का रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये इक्वेशन याद रखते हो, ठीक है। अब आओ सवाल पे सीधा सीधा, सवाल पे आते हैं। देखो सवाल देखो, पहले एक छोटा सा सवाल है वो कर लो, उसके बाद इस पे आएंगे। इसको देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 20 ml इथिन। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था मैंने कि अगर सब गैस हो तो मैं मोल को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वॉल्यूम से। तो कंबसन में यही फायदा है, सब गैस रहता है तो मैं मोल को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वॉल्यूम से। तो किसका बात हो रहा है, इथिन का। इथिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इसका कंबसन करवाना है, O2 CO2 प्लस H2O। देख x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 4, तो तुम वो x y वाले भी लगा के बैलेंस कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना कार्बन है 2, यहाँ 2 लगा दिया। कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ भी 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 यहाँ पे है। यहाँ कितना 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो यहाँ 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। ये सिंपल है, देख लो। 6 ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 2 6, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 कार्बन, सब बैलेंस हो गया, ऑल बैलेंस्ड बैलेंस्ड। अब बोला है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 20 ml इथिन। ये कितना ले रखा है 20 ml। अब ये सब गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर रूम टेम्परेचर पे करेंगे, मतलब एसटीपी पे, एसटीपी बोल रहा हूँ, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री पे करेंगे तब तो ये लिक्विड रहेगा। लेकिन अगर मान लो 100 डिग्री से ज्यादा पे कंबसन करेंगे तब ये भी गैस होगा, ठीक है। अगर ये लिक्विड है तो इसके लिए ये गैस वाला चीज नहीं लगेगा, बट बाकी के लिए लगेगा क्योंकि बाकी सब गैस है, समझा। तो डिपेंड करता है, देख लेना। इसमें इस क्वेश्चन में इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या है, ऑक्सीजन का, जो कि गैस है। अब ये बता बेटा, इसके 1 ml के लिए इसका कितना ml चाहिए, बोलो बोलो, इसके 1 ml के लिए इसका कितना ml चाहिए। सर इसका 3 ml चाहिए, सामने तो 3 ही है सर। तो इसके 1 ml के लिए इसका 3 ml चाहिए, इसके 10 ml के लिए इसका 30 ml चाहिए होगा कि नहीं। तो इसके 20 ml के लिए इसका कितना चाहिए, 60 ml। खत्म क्वेश्चन। कितना चाहिए इसका 60 ml, ये आंसर है। कोई है ऑप्शन में, बिल्कुल है। बतवा समझे। अगर तुमसे पूछता है कि CO2 कितना बनेगा, इसके 1 ml से इसका 2 ml बन रहा है भाई, 1 ml से 2 ml बन रहा है, तो 20 से कितना बनेगा, 40 ml बनेगा। कितना बनेगा 40 ml बनेगा। कितना बनेगा 40 ml बनेगा, ठीक है भाई। आ जाओ। अच्छा एक बार छाप लो, जीवन में कुछ अच्छा हो ना हो छापने आना चाहिए, और वो आता भी है तुम लोगों को, मास्टर हो एकदम तुम लोग छपाई का। इस पे आ जाओ। बोल रहा है 500 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है जो बताना है कौन है, ऑप्शन में दे रखा है। 500 ml ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, टू गिव 2.5 लीटर ऑफ CO2, 2.5 लीटर CO2 मिला और 3 लीटर पानी का मिला। वाटर वेपर बोल दिया है, देखो वाटर वेपर बोल दिया, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला है वो यहाँ पे भी लग जाएगा, मतलब क्योंकि वाटर वेपर है तो वो गैस है, गैस है तो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट इस पे भी, वाटर पे भी लग जाएगा, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, तो हम लिख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन है CXHY, और अपने को पता है x प्लस y/4 O2 से बना XCO2 प्लस y/2 H2। देखो अगर तुमको ये पता है तो देखो कितनी जल्दी बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। 500 ml है इसका, मतलब 0.5 लीटर है। कितना है 0.5 लीटर। इसका बना कितना है भाई, CO2 का 2.5 लीटर बना है, और इसका कितना बना है 3 लीटर बना है। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे इसके 1 लीटर से इसका x लीटर बन रहा है क्या, इसके 1 लीटर से हाइड्रोकार्बन से x लीटर CO2 का बन रहा है।
तो मैं क्या बोलूंगा 1 लीटर ऑफ CXHY गिव्स X लीटर ऑफ CO2। तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 से कितना बनेगा 0.5x, पर बना कितना है 2.5। तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये किससे के बराबर होना, किसके इक्वल होना चाहिए 2.5 के। तो यहां से x कितना आ गया 2.5 बाई 0.5 यानी कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। तो x का वैल्यू 5 आ गया, चलेगा। अब इसको थोड़ा मैं कंप्रेस कर देता हूं, छोटा कर देता हूं जगह बनाने के लिए, ठीक है। देखो अब आते हैं इस पे, मैं क्या बोलूंगा 1 लीटर, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर से इसका y/2 लीटर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। 1 लीटर ऑफ CXHY gives y/2 लीटर ऑफ H2। कौन H2O? H2O गैस, वेपर है, ठीक है। तो भाई साहब 0.5 से कितना बनेगा, तो y/2 इंटू 0.5। अब असली में बना कितना है 3, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 3। तो यहां से y क्या आ गया, y आ गया 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 12। कितना आ गया 12। तो x आया 5 और y आया 12, तो C5H12 यानी कि पेंटेन, C5H12 यानी कि पेंटेन। सही है, ये तरीका था इसको करने का। अब मैं इस लेक्चर के अंदर बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन ही करवाया और क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। थ्योरी थोड़ा सा रहता है, फिर क्वेश्चन रहता है, तो जम के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल बनाना है मेरे को यार, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं बनाता हूँ आजकल, मैं टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, उस पर टेलीग्राम चैनल को का लिंक वगैरह डाल दूं ताकि तुम ज्वाइन कर लो। और बच्चों हम लोग उसी टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी डालेंगे, इसका बहुत सारा डीपीपी डालूंगा, 8-10 डीपीपी तो मैं डालूंगा ही डालूंगा मूल कॉन्सेप्ट का, और आइसोमेरिज्म का भी डीपीपी डालना है, बट वही टेलीग्राम चैनल बनाने के चक्कर में नहीं हो रहा है। जल्दी से बनाते हैं, एक्सक्यूजेज वगैरह को साइड करके बनाते हैं और उस पर डालते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले